तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है बैक्टीरिया यानी जीवाणु। तो कोशिश की गई है आर्थिक महत्व को छोड़ करके आर्थिक महत्व हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो बैक्टीरिया से संबंधित जितनी भी जानकारी है अवेलेबल हमारे पास, हमने कोशिश की है कि सारी जानकारी इसी वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए। तो ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टडी करते हैं हम बैक्टीरिया की फ्रेंड्स। तो बैक्टीरिया के बारे में समझ लीजिए, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अध्ययन का जो विज्ञान है वो फ्रेंड्स जीवाणु विज्ञान कहलाता है, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की स्टडी वाली साइंस को क्या कहेंगे? बैक्टीरियोलॉजी। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो कहा जाता है, जो जीवाणु विज्ञान का जनक, तो वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेन है फ्रेंड्स। एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने, ठीक है, जीवाणु की खोज की, इसीलिए इनको जीवाणु विज्ञान का जनक या जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। लीनियस ने फ्रेंड्स जो, ठीक है, लीनियस था, कैरोलस लीनियस, इन्होंने बैक्टीरिया को वर्मीज जीनस में रखा था, एक अलग ही वंश बना दिया था जिसका नाम रखा वर्मीज, जिसमें वर्म्स आते हैं। ठीक है, अब आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट, सीजी एरनबर्ग ने। सीजी एरनबर्ग ने 1828 में इन माइक्रोब्स को बैक्टीरिया नाम के जीनस में रखा था। इन्होंने इसके जीनस का नाम बैक्टीरिया रखा था, सीजी एरनबर्ग ने। इसको ध्यान रखिएगा। फिर आता है फ्रेंड्स नेजेली। नेजेली ने 1857 में, जो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने बैक्टीरिया को फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन किया बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया को स्थान और डेफिनेशन, बैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन में इनको इसको पोजीशन दी, और डेफिनेशन बैक्टीरिया की एक परिभाषा भी निर्धारित की, इन्होंने बैक्टीरिया की परिभाषा भी बनाई। और बैक्टीरिया को इन्होंने एक अलग क्लास में रखा, एक सेपरेट वर्ग में रखा, और उसका नाम रखा इन्होंने साइजोमाइसीट्स, साइजोमाइसिटीज। ठीक है, तो साइजोमाइसिटीज में ही बैक्टीरिया रखे गए हैं। तो साइजोमाइसिटीज जो है बैक्टीरिया की आज आधुनिक क्लास भी है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है लुई पास्चर। तो फ्रेंड्स लुई पास्चर ने 1880 में चिकन कॉलरा यानी कि कुक्कुट हैजा के बैक्टीरिया की खोज की थी। लुई पास्चर ने इसकी खोज की फ्रेंड्स, कुक्कुट कुक्कुट हैजा यानी कि चिकन कॉलरा की खोज की थी, चिकन कॉलरा के बैक्टीरिया की। तो और इसके अलावा इन्होंने जर्म थ्योरी और डिजीज भी दी थी, यानी कि रोगों की रोगाणुओं द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया कि कोई भी रोग अपने आप ऐसे ही नहीं होता है, उसका कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई रोगाणु होता है। अगर रोग होता है तो उसके पीछे रोगाणु भी होता है। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इन्होंने प्रस्तुत की थी लुई पास्चर ने। और लुई पास्चर ने ही जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी स्वतः जननवाद की जो थ्योरी थी, उसको इन्होंने क्या बता दिया? गलत बताया था। इन्होंने कहा था अपने आप जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है, उसके लिए कुछ ना कुछ पहले से होता है। इसीलिए इन्होंने एक, आप लोगों को ध्यान होगा, एक गोलपेंदी का फ्लास्क लिया था, एक आधा तोड़ दिया था, और उसमें, ठीक है, मीट का शोरबा भर दिया था, उसको ओपन रखा था। और दूसरा फ्लास्क ले, और इसको पहले से इसको जर्म फ्री कर दिया था उबाल कर, ठीक है, इसको उबाला था स्प्रिट लैम्प में, इसको उबाल दिया था, जर्म नहीं रहे इसमें। और उसके बाद दूसरा एक फ्लास्क लिया था, ठीक है, एस आकार की नली लगा के, और उसमें कॉटन प्लग लगा दिया था इसकी नली में, और इसमें भी रख दिया था यही जर्म फ्री शोरबा। तो इसमें कुछ ही दिनों बाद देखा कि इसके अंदर तो जर्म्स थे, क्योंकि ऊपर से एयर आ रही थी, और बाकी कीड़े मकोड़े भी, कीट भी इसमें प्रवेश कर रहे थे। इसमें चूंकि ऐसा आकार की नली ली और कॉटन प्लग लगा दिया, तो इसमें, ठीक है फ्रेंड्स, एयर का भी मार्ग अवरुद्ध कर दिया था, जर्म्स भी नहीं आ रहे थे, तो इसमें कोई भी जर्म्स उपस्थित नहीं था। तभी इन्होंने इस थ्योरी का, जो स्वतः जननवाद की थ्योरी था, थ्योरी को खंडन किया था लुई पास्चर ने। फिर फ्रेंड्स चलिए आगे बात करते हैं जोसेफ लिस्टर। तो फ्रेंड्स जोसेफ लिस्टर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जोसेफ लिस्टर ने आर्टिफिशियल कल्चर बनाया था बैक्टीरिया को कल्चर करने का फ्रेंड्स। आर्टिफिशियल कल्चर यानी कि कृत्रिम संवर्धन, ठीक है, कृत्रिम माध्यम बनाया था जिसमें बैक्टीरिया को कल्चर किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किसने बनाया था? जोसेफ लिस्टर ने 1878 में, इसको ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया के लिए उगाने के लिए कृत्रिम माध्यम बनाया था, जिसको आर्टिफिशियल मीडियम या आर्टिफिशियल कल्चर के नाम से जानते हैं। कृत्रिम संवर्धन माध्यम की खोज की थी इन्होंने। और कार्बोलिक एसिड को इन्होंने डिसइंफेक्टेंट यानी कि रोगाणुनाशी के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग भी किया था, जोसेफ
लिस्टर में फ्रेंड्स। आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के जो सामान्य लक्षण हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे सरल और प्रिमिटिव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सूक्ष्मदर्शी है। हम इनको साधारण आंखों से नहीं देख सकते, बहुत स्मॉलर साइज होता है। दूसरी बात, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं फ्रेंड्स। प्रोकैरियोटिक का मतलब इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है फ्रेंड्स। दूसरा, रिजिड सेल वॉल पाई जाती है इनमें। ठीक है, ये रिजिड सेल वॉल होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, एक कोशिकीय होते हैं फ्रेंड्स ये। और इनके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेलिज जो कोशिकाओं होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर नहीं होगी, गाजी बॉडीज, जीबी गाजी बॉडीज नहीं होंगे, प्लास्टिड्स नहीं होंगे फ्रेंड्स इसमें। तो लगत नहीं पाए जाते, कीमत नहीं होगा। फिर इसके साथ न्यूक्लियोलस भी नहीं पाई जाती इसमें, केंद्रिका भी नहीं होगी। ना केंद्रक होगा, ना केंद्रिका होगी, ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, ना गाल्जी बॉडीज होंगी, ना प्लास्टिड्स होंगे। तो ऐसी सेल क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स? ऐसी सेल जो कहलाती है वो कहलाती है प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक, पूर्व केंद्र की है, केंद्रक से पहले। ठीक है, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स आई थी। और इनमें राइबोसोम जो होंगे वो 70s टाइप के होंगे। और इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। ये प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। फिर आती है फ्रेंड्स शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो शेप है वो अलग अलग प्रकार की होती है, तो उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जो बैक्टीरिया होते हैं बैसिलस, ठीक है, पहले जो बैक्टीरिया होंगे बैसिलस, ये होंगे रॉड लाइक, छड़नुमा या दंडनुमा। तो ये छड़ टाइप होंगे इस तरह से, पहले से ही बना हुआ है। और छड़नुमा जो बैक्टीरिया हैं बैसिलस कहलाएंगे। जो छड़नुमा होंगे वो बैसिलस होंगे, और ये दो प्रकार के होंगे फ्रेंड्स, डिप्लोबैसिलस, यानी कि अगर दो छड़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, दो बैक्टीरिया एक साथ जुड़े हुए हैं तो ये डिप्लोबैसिलस कहलाएंगे। और फ्रेंड्स, और स्ट्रेप्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो एक चेन के रूप में पाए जाएंगे। ठीक है, चेन के रूप में, कई सारे, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, एक चेन के रूप में अगर ये सारी छड़ें पाए जाते हैं तो ये क्या होगा? स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहलाएंगे। और इसके एग्जाम्पल है फ्रेंड्स बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस और बैसिलस एंथ्रेक्स। ठीक है, ये स्ट्रेप्टोबैसिलस के एग्जाम्पल हो गए। फिर आते हैं कोकस। कोकस या स्फेरिकल, ये इस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो मतलब ये गोल होते हैं। ये सब कैसे होंगे? राउंड होंगे फ्रेंड्स। जो कोकस होंगे वो राउंड वालों को कहलाएंगे, यानी कि जो गोल होंगे। ठीक है, स्फेरिकल होंगे। स्फेरिकल का मतलब ये गोलाकार। तो गोलाकार के भी कई मतलब कई प्रकार होते हैं, देख लीजिएगा। माइक्रोकोकाई होगा, माइक्रोकोकाई सिंगल, अकेला होगा। अगर गोल अणु, जी बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया अगर गोल होगा और अगर सिंपली पाया जाता है तो वो कहलाएगा माइक्रोकोकस। ठीक है, माइक्रोकोकस एक्स का एग्जाम्पल होगा माइक्रोकोकाई या माइक्रोकोकस। दूसरा था डिप्लोकोकाई, ये दो बैक्टीरिया एक साथ होंगे, और इसका उदाहरण है डिप्लोकोकस निमोनी। इसका उदाहरण ये हो गया फ्रेंड्स, दो गोल अणु एक साथ जुड़े हुए होंगे। स्ट्रेप्टोकोकाई में फ्रेंड्स चेन के रूप में पाए जाएंगे। इसका उदाहरण है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। एस का मतलब स्ट्रेप्टोकोकस है फ्रेंड्स। टेट्राकोकाई होगा। फिर टेट्राकोकाई जो होंगे ये चार बैक्टीरिया एक साथ जुड़े हुए होंगे। ठीक है, हाँ, ये नाइसेरिया में पाया जाएगा फ्रेंड्स, ये बैक्टीरिया का नाम है नाइसेरिया। फिर आता है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस या स्टेफाइलोकोकाई, ये ग्रुप्स में पाए जाएंगे फ्रेंड्स, बहुत सारे बैक्टीरिया गोलाणु एक साथ गुच्छे में पाए जाएंगे। यह है स्ट्रेप्टोकोकस ओरिएंस, इसका उदाहरण। फिर आता है सार्सिनी। सार्सिनी जो बैक्टीरिया होंगे ये 8 से 64 जो कोकस बैक्टीरिया हैं वो क्यूब बना लेंगे, घन बना लेंगे। ठीक है, घन की शेप बना लेंगे। घन आप समझते ही हैं, घनाकार स्थिति क्या होती है? जैसे एक डिब्बा सा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार घन जैसी संरचना का निर्माण ये कर लेंगे फ्रेंड्स, क्यूब बना लेंगे। कितने? कम से कम 8 गोलाणुओं की बनाएंगे, और अधिकतम 64 गोलाणुओं की यानी कोकस की बनाएंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं सारसीनी फ्रेंड्स। अब आता है फ्रेंड्स स्पाइरल। नेक्स्ट स्टेप है स्पाइरल या हेलिकल। ये कुंडलित होते हैं, या सर्पिल कहलाएंगे, ये सर्पिल या कुंडलित हिंदी में। तो ये विब्रियो होंगे, इसके एग्जाम्पल है विब्रियो। विब्रियो क्या होगा? ये कॉमा शेप होगा, कॉमा की तरह विब्रियो पाया जाता है फ्रेंड्स, कॉमा शेप होगा। और ये विब्रियो कोलेरी इसका एग्जाम्पल हो गया फ्रेंड्स। ये विब्रियो जो
बैक्टीरिया होता है ये हैजा भी कर देता है। हैजा रोग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कॉलरा, उल्टी दस्त जिसे कहेंगे साधारण भाषा में, उल्टी दस्त को ही क्या कहते हैं, हैजा कहते हैं। ये गर्मियों में अक्सर होता है। स्पाइरल, दूसरा होगा स्पाइरल, और स्पाइरल है स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज ले लिया फ्रेंड्स, देखिएगा। हैंस क्रिश्चियन ग्राम। फ्रेंड्स, आप लोगों ने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की खोज जो की थी, इन्होंने की थी हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में। इन्होंने बैक्टीरिया की स्टेनिंग की खोज की थी, स्टेन कर लिया था इन्होंने। ठीक है, इस विधि को ग्राम स्टेन के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। इन्होंने क्या किया था, क्रिस्टल वॉयलेट और एथिल अल्कोहल के घोल में, क्रिस्टल वायलेट और एथिल अल्कोहल के घोल में फ्रेंड्स, इन्होंने बैक्टीरिया की स्लाइड की स्टेनिंग की थी। इसमें बैक्टीरिया को, ठीक है, आलेप इसके ऊपर लगा दिया स्टेन करने के लिए। ठीक है, इस घोल को ऊपर लगा दिया, फिर इसके ऊपर बैक्टीरिया का क्या लगा दिया, आलेप लगा दिया। और उसके बाद इन्होंने आयोडीन का जो जलीय घोल है उससे इसको स्टेन कर दिया। तो बैक्टीरिया के मतलब ये वायलेट कलर के हो गए थे, जो बैक्टीरिया का इसके ऊपर स्टेन करे थे, तो वो बैक्टीरिया कैसे हो गए, वायलेट कलर के हो गए। तो जो उसके बाद इन बैक्टीरिया को एथिल अल्कोहल से धोया। तो एथिल अल्कोहल से धोने के बाद अगर इनके कलर वायलेट ही रहे, बैंगनी रहे, तो क्या कहलाए, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया कलरलेस हो गए, ठीक है, बैंगनी कलर घुल गया, तो ऐसे बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहलाए। तो फ्रेंड्स, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया था। ठीक है, किसने डिफाइन किया था, ध्यान रखिएगा, हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में फ्रेंड्स। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, और ग्राम स्टेन के नाम से जाना जाता है, इन्होंने बैक्टीरिया की स्टेनिंग की थी इस वाली टेक्निक को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आगे को कर लेते हैं फ्रेंड्स। डिफरेंस देख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फ्रेंड्स ये डिफरेंस होते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये केवल पॉजिटिव लिख दिया है मैंने, इसको ध्यान रखना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसका नाम, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु। और ये वाला ग्राम निगेटिव फ्रेंड्स। तो लिपिड क्या होगा, इनके सेल वॉल में लिपिड कम मात्रा में पाई जाती है, और ग्राम निगेटिव में जो लिपिड है वो अधिक मात्रा में होती है। सेल वॉल इनकी मोटी होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, और सेल वॉल जो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की पतली होती है, थिन होती है। ठीक है, ये एंटीबायोटिक के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। ठीक है, इन पर एंटीबायोटिक का मतलब सीधी सी बात है, कम असर होता है, बहुत कम असर होता है। इसीलिए ग्राम पॉजिटिव क्या होंगे, ज्यादा खतरनाक होंगे। मोर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक के प्रति अत्यधिक ग्राम निगेटिव जो होंगे, वो क्या होंगे, एंटीबायोटिक के प्रति मोर रेजिस्टेंट होंगे, ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस पावर होती है, प्रतिरोधक क्षमता। फिर आता है टीकोइक एसिड। टीकोइक एसिड इनमें पाया जाएगा फ्रेंड्स, और टीकोइक एसिड ग्राम निगेटिव में अब्सेंट होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा मात्रा में होगा ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम निगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन कम मात्रा में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स ये, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला डायग्राम है। इसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है, इसमें पाई जाती है सेल वॉल। ठीक है, थिक सेल वॉल होती है बैक्टीरिया में। ये हमने सेल वॉल इसको यहाँ डिफाइन किया है, ये फ्रेंड्स सेल वॉल होगी। सेल वॉल के ऊपर होती है फ्रेंड्स स्लाइम लेयर। ये स्लाइम लेयर प्रतिकूल परिस्थितियों में, बैक्टीरिया में, जिन बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर होती है फ्रेंड्स, उन बैक्टीरिया में क्या होती है, स्लाइम लेयर बाद में जाके ये क्या बना लेती है, कैप्सुलेटेड हो जाती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये कैप्सूल का निर्माण कर लेती है, यानी कि एक, ठीक है, आउटर कवरिंग बना लेती है। तो जो स्लाइम लेयर होती है, एग्जाम्पल इसका एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर में ये स्लाइम लेयर किस में बदल जाएगी फ्रेंड्स, कैप्सूल में बदल जाती है। और कैप्सूल में ये होता प्रतिकूल अवस्थाओं में ही है, अनफेवरेबल कंडीशंस में। जब ये इसके ऊपर ये थिक वाल बन जाती है फ्रेंड्स, तो इस पर क्या होता है, ज्यादा टेम्परेचर का भी कोई असर नहीं पड़ता, कम टेम्परेचर का भी कोई असर नहीं पड़ता फ्रेंड्स, रेडिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरह से, और डेसिकेशन, सूखे का कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिकेशन का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो ये कैप्सुलेटेड हो जाती है अनफेवरेबल कंडीशंस में एजिटोबैक्टर नामक बैक्टीरियम सेल वॉल। सेल वॉल के ठीक नीचे फ्रेंड्स होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गई फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम वैसा ही है, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है फ्रेंड्स, ये को पता ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम वही है, मतलब उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना और कुछ आवश्यक पदार्थों को अंदर आने देना। सेमी परमेबल होती ही है फ्रेंड्स ये, अर्ध पारगम्य होती है। और इसकी जो अंदर वाली ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बेसिलस में फ्रेंड्स क्या कहलाती है, अंदर की ओर इनफोल्ड हो जाती है। देखो ये इनफोल्ड होके मैंने बनाई है इधर, ये इनफोल्ड होके अंदर की ओर इनफोल्डिंग हो जाती है, फोल्डिंग करके क्या बना लेती है, मीसोसोम में कुछ ऐसी संरचनाएं बना लेती है जिसको मीसोसोम कहते हैं। और मीसोसोम सोम के अंदर क्या पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये वही काम करती है जो माइटोकॉन्ड्रिया करती है। क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का काम, ऊर्जा निर्माण का काम क्या करता है, कौन करता है, क्रेब्स चक्र इसके अंदर ही पाया जाता है, मीसोसोम के अंदर। और ये किस में पाया जाता है, मीसोसोम बैसिलस नामक बैक्टीरिया में। ये कुछ ध्यान रखिएगा। फिर आता है फ्रेंड्स इसी से, ठीक है, ये इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही ये कर निकलता है। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये फ्लैजिलम निकलते हैं। तो फ्लैजिलम जिनमें पाया जाता है, ये एग्जांपल है, एजाइलोबैक्टर में फ्लैजिलम पाए जाते हैं, राइजोबियम में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स ये सजीवी बैक्टीरिया भी होते हैं, ये सजीवी बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी हैं। ठीक है, राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, एजोटोबैक्टर एक घास होती है उसमें पाया जाता है। फिर आता है फ्रेंड्स इसकी सेल वॉल से क्या निकलते हैं, प्लाई निकलते हैं, फिम्बरी, जिनको क्या कहते हैं, प्लाई या फिम्बरी। ये कंजुगेशन में हेल्पफुल होते हैं, कंजुगेशन में हेल्पफुल करते हैं। यानी कि जब कंजुगेशन होता है दो बैक्टीरिया के बीच, तो ये एक दूसरे बैक्टीरिया को जुड़ने में मदद करते हैं। फिर बाद में कंजुगेशन ट्यूब बन जाती है और एक बैक्टीरिया का पदार्थ दूसरे बैक्टीरिया में पहुंच जाता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में पहुंच जाता है फ्रेंड्स। और ये फिम्बरी पाए जाते हैं फ्रेंड्स इकोलाई में और साल्मोनेला में। ठीक है, साल्मोनेला में, और साल्मोनेला टाइफाइड भी करने वाला जीवाणु होता है, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड उसी से हो जाता है, साल्मोनेला से। ओके, तो अब आता है देखो इकोलाई में क्या पाए जाएंगे, फिम्बरी पाए जाएंगे, और साल्मोनेला में भी फिम्बरी पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है फ्रेंड्स। सर्कुलर डीएनए ये वृत्ताकार डीएनए होता है, ठीक है। न्यूक्लियाइड, इसको न्यूक्लियाइड भी कह देते हैं। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके अलावा इसमें राइबोसोम कण पाए जाते हैं। इसके साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और राइबोसोम कौन से प्रकार के होंगे, ये होते हैं 70S प्रकार के। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के ही राइबोसोम पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फूड रिजर्व, इसमें फूड पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, जैसे लिपिड है और ग्लाइकोजन आदि। ठीक है, फूड पार्टिकल्स भी इसमें साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। अब आता है फ्रेंड्स देखिएगा, अलग से भी देखिए सारे मैंने बता तो दिया ही है कि प्लाई क्या होगा। प्लाई किस में पाए जाएंगे, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों प्रकार के, यानी कि चल जीवाणुओं में और अचल जीवाणुओं में क्या पाए जाएंगे, प्लाई पाए जाते हैं। ये प्लिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। प्लाई किससे बने होंगे, प्लिन से बने होंगे। और ये कंजुगेशन में हेल्प करते हैं, मैंने अभी आपको बताया। तो बैक्टीरिया समीप आकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंजुगेशन कहते हैं, यानी कि संयुग्मन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, संयुग्मन, आप लोगों ने सुना होगा। इन, ठीक है, इनको लिंगी रोम भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता, तो लेकिन सेक्सुअल जब दो बैक्टीरिया एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों के बीच कंजुगेशन ट्यूब बन जाती है और इसका जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सेक्स पिली या लिंगी रोम के नाम से भी इनको जाना जाता है, फ्लाई को। फिर आता है फ्रेंड्स कैप्सूल। कैप्सूल जो होगा फ्रेंड्स, ये जो बना होता है फ्रेंड्स, और स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर से ही कैप्सूल बनता है फ्रेंड्स। स्लाइम लेयर और कैप्सूल एक साथ ही मैंने बता दिया है। तो कैप्सूल, जो कैप्सूल में फ्रेंड्स क्या पाया जाता है, पॉलीसैकेराइड्स पाई जाती हैं, जैसे डेक्स्ट्रॉन है, डेक्स्ट्रिन है, लेवान और सेलुलोज। ये सब कैप्सूल में पाए जाने वाले पदार्थ हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और बेसिलस, बेसिलस अगर बैक्टीरिया होगा तो उसके कैप्सूल में पाया जाता है फ्रेंड्स पॉलीपेप्टाइड, ये कैप्सूल होगा, ध्यान रखिएगा। और जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स, ये ज्यादा संक्रामक होते हैं, ज्यादा इन्फेक्टेड, ज्यादा खतरनाक होते हैं। और नॉन कैप्सुलेटेड कम खतरनाक होते हैं फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं फ्रेंड्स।
देख लीजिए फ्रेंड्स, अगला पेज सेल वॉल के बारे में बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी उसकी जो थिकनेस होगी फ्रेंड्स, वो 100 से 250 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 100 to 250 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और एक एंगस्ट्रॉम का आप लोगों को पता ही है साइज क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम का मतलब। और इसकी जो फ्रेंड्स ये ड्राई वेट का ये जो सेल वॉल होती है ये काफी बड़ी होती है, 10 से 40% होती है कुल बैक्टीरिया के शुष्क भार का। टोटल ड्राई वेट का 10 to 40% तो सेल वॉल ही होती है। और ये बनी किससे होती है? म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड से। ठीक है फ्रेंड्स, इससे बनी होती है। अब आता है पेप्टाइडोग्लाइकन किस चीज से बना होगा। पेप्टाइडोग्लाइकन जो होगा इसको हम म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकन को तीन कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। तीन कंपोनेंट से बना हुआ होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। पहला होता है एजीए, दूसरा एएमए, और उसके बाद होता है 4 या 5 प्रकार के अमीनो एसिड एए। ठीक है, एजीए का नाम, ठीक है, एसिटल ग्लूकोसेमाइन और एसिटल म्यूरेनिक एसिड, एएमए। तो इनसे ये सेल वॉल बनी होती है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। इसको म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, ये भी अगर आ जाए तो ये भी राइट आंसर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, पेप्टाइड और ग्लाइकन की जगह क्या लिखा हुआ हो सकता है? म्यूकोपेप्टाइड। और म्यूकोपेप्टाइड किस चीज से बना होगा? तीन कंपोनेंट से, एजीए, एएमए। एजीए का मतलब एसिटल ग्लूकोसेमाइन, और एएमए का मतलब है एसिटल म्यूरेनिक एसिड, ध्यान रखिएगा इसको। और तीसरा होता है 4 या 5 प्रकार के अमीनो एसिड। ये पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड की, ठीक है, कंपोनेंट हो गए। अब आता है एसिटोबैक्टर और, ठीक है फ्रेंड्स, और जाइमो सार्सिना की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसको ध्यान रखिएगा। दो बैक्टीरिया ऐसे हैं, जाइमो सार्सिना और एजेटोबैक्टर। इनकी सेल वॉल किससे बनी होगी? सेलुलोज से बनी होगी, सेलुलोजिक होती है इनकी सेल वॉल। अब आते हैं फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात, ये सेमी परमिएबल होती है और लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स मीसोसोम। मीसोसोम क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स, मीसोसोम। और इनका, इनमें क्या पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाएंगे और क्रेब्स चक्र इन्हीं में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह यही काम करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता है बैक्टीरिया में? मीसोसोम करते हैं। ध्यान रखना, कई बार ये सवाल इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उसका, ठीक है, उसका विकल्प क्या है बैक्टीरिया में, तो वो होते हैं मीसोसोम। तो इसकी तुलना जो है माइटोकॉन्ड्रिया से की जाती है। फिर आता है फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और वाटर, ये सब चीजें पाई जाती हैं। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में दो प्रकार के फ्रेंड्स क्लोरोफिल पाए जाते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। एक तो होता है ब्लड, मतलब बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन। तो बैक्टीरियो विरिडिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इनमें से जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है क्लोरोबियम, लिख लीजिएगा, ये हो गया क्लोरोबियम, क्रोमेशियम और रोडोस्पाइरिलम। ये एग्जाम्पल है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के, इनको ध्यान रखिएगा। और इनमें कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन। ये प्लास्टिक तो नहीं होते बैक्टीरियो क्लोरोफिल, लेकिन प्लास्टिक्स की तरह लेमेलीज पाई जाती हैं इसमें। ठीक है, लेमेलीज पाई जाती हैं जो, जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उपस्थित होते हैं, इसीलिए इनका नाम बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन है। अब बताए फ्रेंड्स न्यूक्लियाइड्स। न्यूक्लियाइड में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। और ई कोलाई में लेकिन, ठीक है, डीएनए तो पाया जाएगा इनमें। ठीक है, सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा न्यूक्लियाइड में, डीएनए होगा सर्कुलर, ये दिखाई दे रहा है, डीएनए होगा वृत्ताकार, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। ठीक है, और कभी कभी इनमें, ई कोलाई में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ, उसको हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, ये तो इकोलाई में मिलता है, ध्यान रखिएगा किस में पाया जाएगा? इकोलाई में पाया जाता है। यानी कि साइटोप्लाज्म में कुछ इस प्रकार का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है? प्लाज्मिड। ये कई बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, प्लाज्मिड जो उसके कोशिका द्रव्य में अलग से पाया जाता है सर्कुलर डीएनए के अतिरिक्त, तो उसको प्लाज्मिड कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पोषण।
तो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कितने प्रकार से होता है, कैसे पाया जाता है? फ्रेंड, दो प्रकार के होते हैं न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया। एक तो होते हैं ऑटोट्रॉफिक और दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कहते हैं स्वयंपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, यानी भोजन के लिए किसी दूसरे जीवधारी पर निर्भर नहीं रहते, तो ये ऑटोट्रॉफिक होंगे फ्रेंड्स। हेट्रोट्रॉफिक, ये बैक्टीरिया जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ये विविध पोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये विषमपोषी या विविध पोषी इनको कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, ये विषमपोषी या विविध पोषी। तो पहले स्वपोषी की बात कर लेते हैं। ये होते हैं दो प्रकार के फ्रेंड्स। फिर से ऑटोट्रॉफिक दो प्रकार के होंगे, एक तो प्रकाश संश्लेषी यानी फोटोसिंथेटिक, और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी यानी कि कीमोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसका उदाहरण है क्लोरोबियम। और दूसरा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसका उदाहरण है क्रोमेशियम। और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये है रोडोस्पाइरल। ठीक है, ये तीनों फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, क्लोरोबियम, क्रोमेशियम और रोडोस्पाइरलम, ये ग्रीन सल्फर है। क्लोरोबियम, क्लोरो इसको इस तरह से याद रखते हैं कि ग्रीन सल्फर क्या होगा, क्लोरो, जिसमें क्लोरोफिल जैसा कुछ होगा, ग्रीन होगा। पर्पल सल्फर क्रोमेशियम होगा। ठीक है, और पर्पल नॉन सल्फर होगा रोडोस्पाइरलम। अब आता है देखिए, कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी फ्रेंड्स होंगे कई प्रकार के। पहला होगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यानी नाइट्रीकारी, नाइट्रीकारी जीवाणु। नाइट्रीकारी जीवाणु दो प्रकार के होंगे, एक तो वो, ये क्या करते हैं, अमोनिया को नाइट्राइड में बदलने का काम करते हैं। तो ये उदाहरण है इसका नाइट्रोसोमोनास। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। अमोनिया को नाइट्राइड में बदलने का काम कौन करता है? नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का कौन कौन काम करता है? वो नाइट्रोबैक्टर। ये दो बैक्टीरिया, ये दोनों नाइट्रीफाइंग जीवाणु होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से मिट्टी में मिलते हैं, सोयल में पाए जाएंगे, और इनका काम होगा अमोनिया को बदलना नाइट्राइट में, नाइट्रोसोमोनास का। और नाइट्रोबैक्टर का काम होता है नाइट्राइट को नाइट्रेट के रूप में बदलना। जब नाइट्रेट के रूप में बदल जाती है, लिक्विड नाइट्रेट बन जाती है, तो पौधे नाइट्रेट के रूप में ही नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा इस सवाल को, पौधे किस रूप में, किस फॉर्म में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो किस फॉर्म में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। अब आता है आयरन बैक्टीरिया फ्रेंड्स, लोह जीवाणु। इसका उदाहरण है फेरोबैसिलस। ये क्या करते हैं, लोहे पर ही उगकर उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर है सल्फर बैक्टीरिया, थायोबैसिलस इसका उदाहरण है। ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पहले सल्फर में बदलेंगे, और फिर सल्फर को ये हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलने का काम करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में भी बदल देंगे। और ये कौन सा बैक्टीरिया हुआ, इसका एग्जाम्पल है थायोबैसिलस सल्फर बैक्टीरिया। अब आते हैं फ्रेंड्स हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगे पैरासाइट्स। पैरासाइट किसी दूसरे जीव पर रहेंगे और उसे रोग भी, मतलब उसको रोगी भी बनाएंगे, उस पर उसको हानि पहुंचाने का काम करते हैं, रोग उत्पन्न कर देते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, क्लोस्ट्रीडियम है, माइकोबैक्टीरियम है आदि। ठीक है, साल्मोनेला है। तो पैरासाइट्स ये हो गए, इनके बारे में आगे आगे डिस्कस होगा पैरासाइट्स का। और सेप्रोफाइट्स है फ्रेंड्स, सेप्रोफाइट्स होते हैं मृतोपजीवी, जो सड़े गले मृत पदार्थों पर उगते हैं। तो ये हो गए बैसिलस माइकोइड्स और बैसिलस रेमोसस। इन बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है धरती पर, अगर ये ना हो तो कोई भी पदार्थ सड़ेगा, गलेगा नहीं, अपघटन नहीं होगा। तो अपघटनकर्ता के रूप में सेप्रोफाइट्स जीवाणु होते हैं जो काम आते हैं। ठीक है, फिर आता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यानी कि सहजीवी। सहजीवी बैक्टीरिया, ये तो राइजो, एक तो है राइजोबियम, एक एजोटोबैक्टर। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है फ्रेंड्स, ये जो दलहनी फसलें हैं, दाल वाले पौधे हैं, इनकी जड़ों में, रूट नोड्यूल्स में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। ठीक ठीक है, और क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करके मिट्टी में मिलाने का काम किसका है? ये राइजोबियम जीवाणु का है, जो फलीदार यानी कि दलहनी फसलों की रूट नोड्यूल्स में यानी गांठों में पाया जाता है राइजोबियम, सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। फिर है दूसरा एजेटोबैक्टर, भी सहजीवी है ये बैक्टीरिया। ठीक है, ये पास्पेलम नोटेटम नामक घास में सहजीवी के रूप में रहता है, और ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है फ्रेंड्स। सहजीवी बैक्टीरिया, उसको नुकसान नहीं करता। तो आप समझ पाए होंगे, चलिए देख लेते हैं।
अगला पेज ले लेते हैं फ्रेंड्स। इस पेज पर देखते हैं, देखिए रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जनन, यानी कि जीवाणु में जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो बैक्टीरिया में पाया जाता है फ्रेंड्स सबसे पहले कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा अलैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना पाया जा करके इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ठीक है खोज नहीं हुई थी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह क्या पाया जाता है, इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। ठीक है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का ही आदान प्रदान होता है फ्रेंड्स इनमें। ठीक है, क्योंकि इनमें मेल और फीमेल गैमिट नहीं बनते, ना तो मेल गैमिट बनेगा और ना ही इनमें फीमेल गैमिट बनते हैं। इसीलिए इनमें इस विधि को जो जेनेटिक मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना कह करके जो जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान हो रहा होता है, तो उस प्रोसेस को हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। फिर आता है देखिए फ्रेंड्स पहला वेजेटिव वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन, कायिक जनन की पहली विधि है फ्रेंड्स बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया सेल क्या होगी, साइज में बढ़ेगी और मध्य में से क्या होगा, इसमें कंस्ट्रिक्शन होगा, इसकी सेल वॉल कंस्ट्रिक्ट होकर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट होकर अंदर की ओर धंसेगी और क्या बना लेगी, एक यहाँ पर सेप्टा बना लेगी, एक दीवार बना लेगी। ठीक है, और ये दीवार इसी बीच इनके डीएनए साइटोप्लाज्म सारे अंदर के जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों का भी बंटवारा हो गया होता है। फिर इस सेप्टा के द्वारा ये दो भागों में बढ़ जाएगी। तो ये पेरेंट सेल कहलाती है जिसमें बंटवारा होता है। ठीक है, ठीक है, जिसमें बंटवारा हो रहा था वो पेरेंट सेल है, पेरेंट बैक्टीरियल सेल है। और जो नई सेल बनती है उनको डॉटर सेल्स कहते हैं। तो इस प्रकार एक से दो सेल बन जाती हैं और ये 15 से 20 मिनट में ई कोलाई के अंदर जो बाइनरी फिशन है फ्रेंड्स पाया जाएगा, और ये 15 से 20 मिनट में एक सेल दो सेल का निर्माण कर देती है। फिर आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट बडिंग। बडिंग पाया जाता है हाइफो माइक्रोबियम में। हाइफो माइक्रोबियम नामक बैक्टीरिया में बडिंग पाई जाती है जिसको मुकुलन कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मुकुलन। और बाइनरी फिशन को कहते हैं द्विविखंडन या द्विविभाजन। मुकुलन में क्या होगा, कोई भी बैक्टीरियल सेल है उसके ऊपर एक आउटग्रोथ बनेगी, आउटग्रोथ बनती है और आउटग्रोथ के बाद यहाँ पे एक फिर से एक वॉल बन जाती है और आउटग्रोथ बाहर निकल के क्या बना देगी, डॉटर सेल। और डॉटर सेल क्या करेगी, नए बैक्टीरिया को जन्म दे देगी। इसी को बड कहते हैं। बड लाइक थोड़ा सा निकल आता है। ठीक है, इसको आउटग्रोथ कहते हैं, वो बाहर निकल आता है। तो ये बड बाहर इस मेन बैक्टीरिया से अलग होकर नए बैक्टीरिया को जन्म देती है। ये पाई जाती है बडिंग हाइफो माइक्रोबियम नामक जीवाणु में, इसको ध्यान रखिएगा। फिर पाया जाता है देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं फ्रेंड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला कायिक जनन ये होता है बाई एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स जो है क्लोस्ट्रीडियम में और बैसिलस नामक जीवाणुओं में बनते हैं, इनके उदाहरण भी ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में जब जीवाणु के, ठीक है, जीने लायक दशा नहीं रहती, प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, तो इसकी जो, ठीक है, अ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट हो जाती है और इसका जो जीव द्रव्य है उस इन्वेजिनेशन में सारा एक तरफ को सिकुड़ कर आ जाता है और इसके ऊपर चारों तरफ एक मोटी कवरिंग बन जाती है, थिक सेल वॉल बन जाती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, एंडोस्पोर कहते हैं, थिक सेल वॉल वाला एक एंडोस्पोर बन जाता है और सारा जो जीव द्रव्य है वो सिकुड़ कर एक तरफ आ जाता है और उसके ऊपर एक मोटी भित्ति बन जाती है, इसी को कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में बन जाता है एंडोस्पोर। और जब थिक वॉल बन जाएगी तो क्या इस पर ना तो टेम्परेचर का असर पड़ेगा, ना ज्यादा का ना कम का। दूसरा डेसिकेशन सूखे का असर नहीं होगा इस पर, केमिकल का असर नहीं होगा और रेडिएशन का विकिरण का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और फेवरेबल कंडीशंस आने पर ये क्या होता है, सेल वॉल तोड़कर फिर से नई बैक्टीरियल सेल में परिवर्तित हो जाता है ये एंडोस्पोर। ठीक है, इस प्रकार होता है क्लोस्ट्रिडियम और बैसिलियस में। बैसिलस में इस प्रकार एंडोस्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, समझ पाए आप। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ फ्रेंड्स। देखिए अगला है एसेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप फ्रेंड्स बाई कोनिडिया। तो कोनिडिया के द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक बैक्टीरिया में, स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक बैक्टीरिया में क्या बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं। क्या होता है, ये तंतुनुमा होते हैं, फिलामेंटस होते हैं ये बैक्टीरिया। तो इनके फिलामेंट का कोई पार्ट कोनिडिया फोर बनाता है, मुगदरनुमा हो जाता है और उस मुगदरनुमा संरचना पर कोनिडिया की बहुत सारी चेन बन जाती है और ये कोनिडिया फिर मेन फिलामेंट से अलग होकर जर्मिनेट कर जाते हैं और जर्मिनेट करके फिर से नए फिलामेंट बना देते हैं बैक्टीरिया के। तो इस प्रकार क्या होगा, ये कोनिडी द्वारा रिप्रोडक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिस में पाया जाता है। फिर आता है बाइजोस्पोर्स, यानी कि चल बीजाणु द्वारा। चल बीजाणु बनते हैं फ्रेंड्स राइजोबियम में, इनमें फ्लैजिला बन जाते हैं। ये फ्लैजिला क्या होते हैं, ये चल बीजाणु। ठीक है,
ये चल सकते हैं, मोटाइल होते हैं। तो राइजोबियम में जो स्पोर्स बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, जो स्पोर्स किसमें बनेंगे, फ्लैजिला वाले जीवाणु राइजोबियम में। फिर आता है सिस्ट, फ्रेंड्स, पुटिका। तो एजोटोबैक्टर में सिस्ट बन जाती है। ठीक है, जैसे एंडोस्पोर बनते हैं उसी प्रकार एक पूरा सिकुड़ जाता है, सिकुड़ कर उसके ऊपर एक कवरिंग बन जाती है, एक मोटी भित्ति बन जाती है। ठीक है, तो ये एजोटोबैक्टर में सिस्ट के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। ये भी अनफेवरेबल कंडीशंस में ही होते हैं सब। ठीक है, अनफेवरेबल और फेवरेबल कंडीशंस में आके सिस्ट से फिर नए बैक्टीरिया बन जाते हैं। इस प्रकार ये अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन है फ्रेंड्स, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहते हैं, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही है। ना कह क्यों नहीं कहा जाता ये मैं बता ही चुका, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट नहीं होते हैं फ्रेंड्स इसमें। पहला है फ्रेंड्स इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कहलाता है रूपांतरण। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी खोज की थी ग्रिफिथ ने 1928 में। लेकिन बाद में एवेरी ने और मैक्लॉइड ने और मैककार्थी ने रूपांतरण के कारक, ठीक है, की खोज की थी। रूपांतरण के कारक का अध्ययन किया था इन्होंने। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स, ऐसा समझ लीजिए कि रूपांतरण का मतलब यह है कि अगर नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, ठीक है, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का डीएन, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ऐसा समझ लीजिए इसको, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है ये। और इस बैक्टीरिया में अगर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का डीएनए, ये वाला डीएनए कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का आ जाता है। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का डीएनए अगर नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया भी कैप्सुलेटेड हो जाता है। ठीक है, यानी कि जिस बैक्टीरिया में संपुटिका नहीं होगी, वो बैक्टीरिया संपुटिका वाला बैक्टीरिया का डीएनए एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो भी संपुटिका युक्त तो हो जाता है, कैप्सूल बना लेता है अपने चारों ओर। जिसके ऊपर कैप्सूल नहीं होगा, वो भी कैप्सुलेटेड हो जाएगा। इसी को रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, इन्होंने एवेरी ने, मैक्लॉइड ने और मैककार्थी ने इसको आर सेकेंड बैक्टीरिया लिया, जो कैसा था, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया। इसका ये कौन सा बैक्टीरिया लिए, दो बैक्टीरिया लिए, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया थे। एक तो आर सेकेंड लिया, आर सेकेंड कैसा था, नॉन कैप्सुलेटेड था। और दूसरा लिया एस थर्ड, ये भी न्यूमोकोकस जीवाणु है। ये लिया था कैसे, कैप्सुलेटेड था, है ना। इस कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का डीएनए जब यह इससे डीएनए को किसमें डाला गया, आर सेकेंड में डाला गया। ठीक है, आर सेकेंड बैक्टीरिया के संवर्धन में, ये संवर्धन किया था आर्टिफिशियल मीडियम में, पूरी प्रोसेस की थी। तो उस प्रोसेस के थ्रू एस थर्ड का डीएनए इसमें डाला गया, तो ये बैक्टीरिया भी कैसा हो गया, ये बैक्टीरिया भी फ्रेंड्स कैप्सुलेटेड हो गया, देख लीजिए। यही प्रोसेस बताइए। एस थर्ड बैक्टीरिया कैसा है, कैप्सुलेटेड है, न्यूमोकोकस। आर सेकेंड कैसा है, नॉन कैप्सुलेटेड। इस एस थर्ड वाले ने आर सेकेंड को अपना डीएनए दिया, इसने एब्जॉर्ब किया। तो ये जो बैक्टीरिया है आर सेकेंड, नॉन कैप्सुलेटेड था, कैप्सूल नहीं था, इसने एब्जॉर्ब किया, तो ये भी कैप्सुलेटेड हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहा गया, ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया। आप समझ पाए होंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, और लास्ट पेज ही है वो। अगला जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का टाइप है फ्रेंड, ट्रांसडक्शन, यानी कि पारक्रमण। इसको हिंदी में पारक्रमण कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, इसकी खोज की थी जिंडर और लेडरबर्ग ने 1952 में फ्रेंड। और इसका उदाहरण किसमें की थी, साल्मोनेला नामक जीवाणु में की थी। ठीक है, टाइफाइड के जीवाणु में। इसमें यह है कि एक बैक्टीरियोफेज द्वारा, ठीक है, एक बैक्टीरिया का डीएनए, एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरी बैक्टीरिया की सेल में, ये बैक्टीरियल सेल है, पहली बैक्टीरियल सेल ये है। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया, और इसका जो डीएनए है ये वाला, इस वाली बैक्टीरिया में कैसे पहुंचेगा, वो पहुंचता है फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज द्वारा। किसके द्वारा पहुंचेगा, बैक्टीरियोफेज द्वारा। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन। फिर से समझ लीजिए, एक बैक्टीरियल सेल का फर्स्ट बैक्टीरियल सेल ये है, और सेकंड ये है बैक्टीरियल सेल। ठीक है, इसी में पहुंच रहा है ये, एक ही बात है। अभी प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो एक बैक्टीरिया का डीएनए सेकंड बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियोफेज द्वारा पहुंचता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन या पारक्रमण कहते हैं। और ये साल्मोनेला में इसकी खोज किसने की थी, जिंडर और लेडरबर्ग नामक दो वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। इसमें क्या होता है, बैक्टीरियोफेज फ्रेंड्स एक बैक्टीरियल सेल पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद ये अपना
डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल अपने इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर प्रवेश करा देता है। जब डीएनए इसके अंदर चला जाता है तो बैक्टीरिया के डीएनए से मिक्स करके बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बना लेता है, और बैक्टीरियोफेज के बाद ये वाली जो बैक्टीरियल सेल है ये गल जाएगी। लेकिन इसका डीएनए बैक्टीरियोफेज में, नए जो बैक्टीरियोफेज हैं इसमें अपना भी डीएनए है। ऐसे मान लीजिए ये जो बैक्टीरियोफेज बना है इसमें दो डीएनए, एक तो बैक्टीरिया का ये वाला, और इसके बाद नीचे, ठीक है, ये मान लो बैक्टीरिया का है, और नीचे किसका है, इसका खुद का है ना। तो एक तरह से इस बैक्टीरिया का डीएनए जो है पहली वाली सेल का अब दूसरी सेल में जाएगा। तो ये लाइटिक करके क्या करेंगे, ये बैक्टीरियोफेज बाहर निकल आएंगे, लाइसिस पे खिला देंगे, और फिर दूसरी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेंगे, संक्रमित करेंगे। ठीक है, उस पर अटैक करते हैं, तो इसका डीएनए इधर आ जाता है, ठीक है, दूसरी बैक्टीरियल सेल में। और इसको फिर ये गला नहीं पाता, इसके साथ मिलकर क्या बना लेता है, रिकॉम्बिनेंट सेल। देखो मैंने ये दो प्रकार के बनाए हैं यहाँ पर। ये आधा बैक्टीरियल सेल का डीएनए किसका है, ये खुद का है, और आधा किसका आ गया, इस वाली सेल का आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये कैसी बन गई, ये पुनर्संयोजी बैक्टीरियल सेल बन गई। तो हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही हुआ। एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में कैसे आएगा, बैक्टीरियोफेज द्वारा आएगा। बिल्कुल सही, आप समझ पाए। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कि साल्मोनेला में जिंडर और लैडरबर्ग ने खोज की थी इसकी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कंजुगेशन। कंजुगेशन की खोज की थी फ्रेंड्स ग्रिफिथ ने साल्मोनेला में सबसे पहले देखा था, लेकिन लेडरबर्ग और टेटम ने इकोलाई में इसकी खोज की थी। लेडर और टेटम ने इकोलाई में इसकी खोज की थी। तो मेनली अगर कंजुगेशन के बारे में आए तो जनरली ये वाला ऑप्शन आप चुनिएगा, लेडर और टेटम ने इकोलाई में कंजुगेशन की खोज की। इसमें क्या होता है, दो बैक्टीरिया एक दूसरे के पास आते हैं तो उनको कहते हैं फ्रेंड्स, उन बैक्टीरिया का नाम है, उन बैक्टीरिया को कहते हैं F+ और F-। ये डोनर होता है, हाई फर्टिलिटी होते हैं, ये हाई फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है इनमें F+, और इसमें पाया F-। तो जिसमें हाई फर्टिलिटी फैक्टर F+ होगा वो डोनर सेल कहलाती है, और जो माइनस होगा वो प्रेसिपिएंट सेल कहलाती है। दोनों एक दूसरे के समीप आती हैं, समीप कैसे आती हैं, तीन के बहुत समीप आती हैं एक दूसरे से, और फिर इनके बीच में बन जाती है एक कंजुगेशन ट्यूब बन जाती है। कंजुगेशन ट्यूब में इसका डीएनए फिर दूसरी सेल में जाकर इससे जुड़ जाता है, ठीक है, दूसरी सेल में, तो इस प्रकार रिकॉम्बिनेंट सेल बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को कंजुगेशन के नाम से जाना जाता है, संयुग्मन। कंजुगेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, संयुग्मन। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप देख पाए कि हमारा बैक्टीरिया का लगभग केवल आर्थिक महत्व बचा है, वो नेक्स्ट वीडियो हम अगला आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बैक्टीरिया से संबंधित मोस्टली जो टॉपिक्स हैं, मोस्टली जो जानकारियां हैं, मैंने कोशिश की है इसको देने की। अगले वीडियो में हम आर्थिक महत्व लेकर आएंगे, और उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको अगर ये अच्छा लगा है या समझ आया है तो डेफिनेटली कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।